The electric means in a house. The electric means in a house are marked are marked 220 volt, comma 50 hertz. 50 hertz, full stop. Write down the equation for instantaneous voltage. Write down the equation for instantaneous voltage. क्वेश्चन बस 2 नंबर का है ये। तो देखिएगा क्या करना होता है इसमें। जब इन्होंने बोला था इलेक्ट्रिक मीन्स इन हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, हम ये जानते हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है। तो वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है उस पर मार्किंग कैसे कर दी, उस पर मार्किंग कैसे कर दी आपने, जब वो तो ऑल्टरनेटिंग है ना तो उसकी ईएमएफ फिक्स तो नहीं होनी चाहिए, उसका जो करंट है वो भी फिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये इफेक्टिव वैल्यू है जो ये देते हैं ना कि 220 वोल्ट। और आप इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये कहा जाता है कि भाई जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है बहुत बढ़िया आती है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ना के बराबर होता है। तो जो एसी होते हैं, एसी के स्टेबलाइज़र होते हैं, तो जो स्टेबलाइज़र लगाया जाता है जनरली एसी के साथ में, वो जो स्टेबलाइज़र है उस स्टेबलाइज़र के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन पर आप देखना, उस स्क्रीन पर डिजिट लिखी हुई आती रहती है। तो कभी लिखा हुआ आता रहता है 224, कभी 230, कभी 231, कभी 210, कभी 211, कभी कभी 220 भी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 220 जो वैल्यू है वो तो मिड वैल्यू हो गई, और उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जबकि डायरेक्ट करंट में कभी ऐसा नहीं होता। तो फ्लक्चुएशन चलती ही ऑल्टरनेटिंग करंट में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्किंग करके दे रखी है वो मार्किंग जो 220 वोल्ट दे रखी है वो आपको इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो एसी का क्वेश्चन एसी के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपके पास एसी का क्वेश्चन है तो वो हाउस होल्ड सर्किट का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि घरों में यूज़ हो रहा है, या फिर वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी होगी, तब आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है ये एसी का है, ठीक। तो उसमें जो भी वैल्यू आपको करंट की दे रखी हो या वोल्टेज की दे रखी हो, समझ जाना कि वो आपको आरएमएस वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। वो आपको आई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे या ई की ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे, वो आरएमएस वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज और हाउस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एसी है, तो ये जो वोल्टेज है वोल्टेज तो इसका मतलब ईएमएफ दे रखा है। तो इसमें हम ये कहेंगे ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस ERMS इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2, तो ई नॉट क्या हो गया, रूट 2 इंटू ERMS, ERMS साइन ओमेगा की जगह हो गया 2 पाई एफ टी। तो E इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू लिख लीजिए, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और ERMS कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, ठीक है। और साइन 2 इंटू, अब पाई जो है पाई की वैल्यू लिख दीजिए 3.14,
है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50। मैंने 2πf इस वजह से लिखा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमको दे नहीं रखी, तो ओमेगा को लिख दिया 2πf और फिर टी। तो E इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें 22 से, ज़्यादा बेटर ये है कि ऐसे लिख लो 1.414 इंटू 11 इंटू 20, भाई 11 टू 22, 220 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। और यहाँ अंदर करेंगे तो साइन 3.14 और 50 टू 100 और टी पॉइंट गया नीचे 100 आया, 100 से 100 कट गया, तो साइन 314 टी ये हो जाएगा। इधर इसको कर लीजिए तो E इज इक्वल टू 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 4 15, 1 कैरी, 11 4 ज़ा 44 और 1 45, 4 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 4 15.554 इंटू 20 और साइन 314 टी। E इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 जो है 0 कट गया और ये डेसिमल एक प्लेस इधर आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 3 11.08 साइन 314 टी। तो ये इक्वेशन आ गई आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF की, ठीक है ना। सर हाँ जी बोलिए। सर पता कैसे चलेगा कि ओमेगा दे रखे हैं या एफ दे रखा है? यहाँ पर जैसे हर्ट्स दे रखा है तो हर्ट्स का मतलब तो है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अगर मान लीजिए आपको दे रखा और रेडियन पर सेकंड दे रखी है यूनिट, तो समझ जाना कि ओमेगा दे रखा है, ठीक है ना, बस इतना है दोनों में। चलिए जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द calculate the RMS value, calculate the RMS value of the alternating current of the AC shown in figure। फिगर में हमको एक ग्राफ दे रखा है करंट का, आई ये भी है। कह रहे हैं कि आपको अल्टरनेटिंग करंट की IMS वैल्यू RMS वैल्यू बतानी है। तो RMS वैल्यू किस तरह से बताएंगे, ये देखिएगा। अब ये कहेंगे ये जो टाइम है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट सेम रहता है, ठीक है। फिर जैसे ही इस टाइम पर आता है करंट तेजी से नीचे आकर सीधा -2 पर आ जाता है। फिर इस टाइम ड्यूरेशन से और इस टाइम ड्यूरेशन तक करंट जो है वो कितना रहता है, वो इतना रहता है -2, ठीक है। वो -2 रहता है यहाँ से यहाँ तक इतना रहेगा, फिर एकदम से जंप मारकर सीधा +2 पर आ जाएगा। तो करंट की मेरे को मोटी मोटी 3 वैल्यूज मिल रही हैं। एक है I1 कितना मिल रहा है 2 एम्पियर, एक मिल रहा है I2 कितना मिल रहा है -2 एम्पियर, ठीक है। -2 ही लेंगे क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो -2। और जो I3 है वो अगेन कितना मिल रहा है, फिर से 2 एम्पियर मिल रहा है। तो वो RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे IRMS। अगर पीक वैल्यू दे रखी होती, सिर्फ एक पीक वैल्यू दे रखी होती, तो हम क्या बोलते हैं I0/√2। भाई IRMS क्या होता है, जैसे ERMS E0/√2 है, ऐसे ही IRMS I0/√2 होता है। तो अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए
आई आर एम एस है तो पीक वैल्यू तो दे नहीं रखी है हमको, तो अलग अलग 3 वैल्यूज है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके कितनी वैल्यूज है 3, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर वैल्यू का मीन हो गया और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, भाई स्क्वायर्स का मीन तो ये हो गया और उसका रूट ये हो गया, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर आरएमएस वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ अगर आपको दे रखा हो जहाँ कांस्टेंट वैल्यूज दिखाई दे रही हो 2, 3, 4 या 5, तो क्या करो सबका स्क्वायर करो, ऐड कर दो, डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करो और का स्क्वायर प्लस I2 कितना -2 का स्क्वायर, I3 कितना है +2 on 3 4 + 4 + 4 on 3 कितना हो गया 2 एम्पियर आरएमएस वैल्यू आ गई, समझ गए। उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स। सर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि I1 I2 और I3 की हमेशा वैल्यू सेम है। आप ज़रूरी नहीं है, अलग अलग वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, है ना भाई। जैसे ये तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है ग्राफ, तो हो सकता है 2 एम्पियर हो नीचे, वो ज़्यादा नीचे जा रहा हो -5 हो, ठीक है, फिर अगेन ऊपर थोड़ा और स्पाइक अप कर जाए, ठीक है, तो वो अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो वो जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं ये आपको उन्हीं का स्क्वायर करना है, उन्हें ऐड करना है, और जितनी वैल्यूज़ हो, जैसे 3 है यहाँ पर तो 3 से डिवाइड कर दिया, 10 वैल्यूज़ हो 10 से डिवाइड कर दिया, बस इतना। अच्छा, लास्ट ईयर 11th क्लास में एक चैप्टर था वेव्स, वो पढ़ा था आप लोगों ने? ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ बताऊंगा, अगर पढ़ा था तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा था तो भी कोई बात नहीं, मैं शुरू से बताता हूँ। Phasors and phasor diagrams। इसमें लिखिए a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity is called a phasor, is called a phasor। It's called a phasor। अगला लिखें, अगला पॉइंट, इसमें फेजर डायग्राम क्या होता है? a diagram that represents alternating current and voltage, diagram that represents alternating current and voltage of the same frequency as rotating vectors
along with proper phase angle between them, along with proper phase angle between them is called a phasor diagram. Is called a phasor diagram. अब देखिएगा होता क्या है कि ये जो साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, साइनोसॉइडल वेव्स, ये रेक्टेंगुलर वेव है, दिखाई दे रही है, रेक्टेंगल जैसे शेप की है, ठीक है, लेकिन वेरी कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, तो ये वेरी कर रही है, तो इसको तो बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। लेकिन जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, साइनोसॉइड जो है वो साइन की ही कंप्लीट फुल फॉर्म है, ठीक है, तो जो साइन होता है उसको साइनोसॉइड जो है, साइनोसॉइड का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं ई की बात करूँ, ईएमएफ की बात करूँ, तो ईएमएफ भी क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं करंट की बात करूँ आई, तो आई भी क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा जैसे ऑसिलेशंस होती थी, ऑसिलेशंस में आप ऐसे ही देखते थे, ट्यूनिंग फॉर्क की ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगी, या एक पत्थर है उसको हमने पानी में डाल दिया तो उसकी ऑसिलेशंस का अगर ग्राफ देखें तो वो कैसा हो जाएगा, वो दिखेंगी तो रिपल्स ऐसे जाते हुए। लेकिन अगर मैं पानी के लेवल पर कैसे भी जाकर, हम पानी के लेवल पर अपनी आई को, हम ऑब्जर्वर हैं, हम अपनी आई को सेट कर दें पानी के लेवल पर, तो वो जो रिपल्स हमको दिखाई दे रही है ना, पानी में हमने पत्थर डाला, वो जो रिपल्स हमको दिखाई दे रही है वो एक्चुअली होता क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करते हुए वो वेव हमारी तरफ बढ़ती है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि वेव ऐसे 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 चलती आ रही है और उनको टकराकर एकदम फिर वापस चली जाएगी, ऐसे होता है। तो उसमें जो ऊपर उठती हुई चीज़ होती है, अब जैसे मान लीजिए पत्थर लिया हमने, पत्थर लेकर खींच कर फेंक कर मार दिया उसमें स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो पानी की एकदम बौछार ऊपर आती हुई दिखाई देगी, तो वो क्या है, वो एक वेव ही तो है जो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि पानी का उतना टुकड़ा ऊपर आ गया और वहीं अटक गया, नहीं अटका, ठीक है, वो ऊपर आएगा फिर थोड़ा नीचे भी जाएगा। अब वो नीचे जाने के लिए हमको मछली बनना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा पानी के, वहाँ जाकर देखेंगे कि हाँ भाई ये वेव कितनी नीचे आ रही है, तो ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि जब भी हम, ये उसकी बात हो गई, फिर हम वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स में हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करा था कि जो ऊपर आने वाला डिस्टर्बेंस है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, नीचे जाने वाला डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड ट्रफ, है ना। तो क्रेस्ट ट्रफ इस तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन करा था। अच्छा, तो बार बार ये वेव समझना, ये तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए कि ये वेव्स जो हैं ये कितने एंगल पर ये वेव जो है ये बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि ये वेव जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा इसका एंगल बताओ। हम ये कहेंगे एंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इधर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और टेंजेंट जो बनाया है वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, है ना। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे भी ज़्यादा आसान काम क्या कर लिया गया कि जब भी हमें किसी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को स्टडी करना है तो हमने एक प्लेन बना लिया, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में हम बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट करा, और जिस पर करंट को रिप्रेजेंट करा ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। क्यों कहते हैं, क्योंकि डेस्कार्टेस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको पहली बार समझाया कि किसी भी चीज़ को आप प्लॉट बनाकर समझा सकते हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि हाँ इस चीज़ में ग्रोथ हो रही है, इस चीज़ में डिक्लाइन हो रहा है ना। तो वो चीज़ समझाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलने लगे, कोई बिजनेसमैन आपको ये बोलने लगे कि मैं अपने जो मेरा जो बिज़नेस है मैं उसको लास्ट क्वार्टर की आपको सेल्स की रिपोर्ट देता हूँ, तो वो सेल्स की रिपोर्ट में अब वो ये थोड़ी कहेगा कि पहले हफ्ते में इतनी सेल हुई, दूसरे में इतनी हुई, तीसरे में इतनी हुई, है ना, कैलकुलेट करके देखो बढ़ी या घटी। वो सीधा सीधा कहेगा कि भाई मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। ग्राफ अगर इंक्लाइनिंग है तो आप समझ जाना कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ग्राफ अगर डिक्लाइनिंग है तो समझ जाना कि मुझे लॉस हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर क्या करा गया कि ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को आसानी से समझने के लिए इसको रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ पर। अब वो जो ग्राफ है उसका नाम दे दिया गया आर्गेंड प्लेन, ARGAND, आर्गेंड प्लेन।
उस आर्गेंट प्लेन को ही हम फेजर डायग्राम भी बोल देते हैं या फेजर भी बोल देते हैं सिंपली। वो रोटेटिंग वेक्टर है। रोटेटिंग वेक्टर क्यों है वो अभी समझाता हूँ मैं ये बिठा रहा हूँ। आपने एक टर्म करी होगी लास्ट क्लास में 11th में, उसको आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन। ऑसिलेशंस में आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन। तो वो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन ये है कि वेव खुद को रिपीट करती है। एक सर्कल क्या, वो भी तो खुद को रिपीट करता है, ठीक है ना। आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा, आप घूम फिर कर फिर वहीं आ गए, फिर वहीं फिर वहीं फिर वहीं, बार बार आप घूमते जा रहे हो। ये वेव भी तो कुछ कुछ वैसे ही बिहेव कर रही है कि एक वेव दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल। तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, बस एक साइकिल स्टडी करो, एक साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल यहाँ पर बना ली हमने ऐसे। ये जो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ ये 11th क्लास का रिपीटिशन है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, हमने एक वेव बना ली। एक वेव बनाने के बाद हमने कहा कि ये जो एक्स एक्सिस है इसी के कोरस्पॉन्डिंगली बिल्कुल इसी के अलाउंड आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये जो वाई एक्सिस है इसी के पैरेलल एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये कहा कि हमने बिल्कुल इसी के अलाउ किसको बनाना है, ठीक है। हमने कहा इस पॉइंट से और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना है। इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये तो इस लाइन के अलोंग हुई है। फिर कहा कि जी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर, ठीक है, इंडिया जी परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये ठीक है। तो फिर अब ये हुआ कि कितने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत सारे। हमने कहा कि हाँ, अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से पहले एक और काम कर लिया जाए। क्या? जो करंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर ली जाए। ये करंट बनाए रखा है मैंने, करंट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको क्या बोलेंगे, आई नॉट बोल देंगे। या आप कहोगे नहीं मैं तो ईएमएफ का बनाना चाहता हूँ, तो उसकी मैक्सिमम जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ई नॉट हो जाएगी। तो आई नॉट आप मेज़र करेंगे कि आई नॉट की ग्राफ में आई नॉट की हाइट कितनी है। आपने कह दिया कि मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का बन रहा है वो, ठीक है। ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो आप ये कहोगे भाई 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बना दो, पहले बना दिया। सर्कल बना लिया। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि पूरे लंबे लंबे प्रोजेक्शंस मत डालो, पूरे लंबे लंबे परपेंडिकुलर मत डालो, सिर्फ यहीं तक आनी चाहिए, यहीं तक इसकी सरफेस पर टकराए। हमने कहा ठीक है, एक और डाल दिया, एक और परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डालते चले गए और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या करेगा, टेंजेंट हो जाएगा, जस्ट टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के रेडियस का मैं उतना परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाया। तो अब क्या है कि अब यहाँ से अगर डालेंगे तो वो इसको मैच करता हुआ वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। फिर इस पॉइंट से डालेंगे तो वो इस पर ओवरलैप करता हुआ यहाँ तक जाएगा। ये हो गया। तो खैर अब ये क्यों बनाया गया कि क्यों ये इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी करी जा रही है, वो इस वजह से करी जा रही है कि आपको ये पता चल जाए कि एंगल कितना बन रहा है। एंगल की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, एंगल की ज़रूरत इस वजह से पड़ गई क्योंकि हमारा जो ईएमएफ होता है वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकेंड। टाइम क्या है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचा, केवल रेडियन। और रेडियन किसका यूनिट होती है, एंगल की। तो साइन के आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो एंगल लिखा हुआ है, तो भाई एंगल समझ लो पहले बस। तो वो एंगल समझने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते चले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा ये सर्कल कवर हो जाएगा। अब मैंने ये बोला कि भाई यहाँ वाला जो है, यहाँ पर
ये जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है ये फेज कितना बना रही है, मतलब एंगल कितना बना रही है, तो आप ये कहेंगे कि कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ले लो, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, ये एंगल मेजर कर लो, हो गया काम। बस ये एंगल कैसे मेजर करना है, तो आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है, ठीक है। तो वो जो एंगल मेजर करने के लिए ये सब कुछ करा गया, फेजर डायग्राम बनाया गया। तो अब क्या हुआ, अब हमने ये कहा कि ये वैसे ही तो नहीं, फर्जी तो नहीं बना दिया आपने कुछ, तो हमने कहा नहीं फर्जी नहीं बनाया, इस चीज़ को प्रूव करा जा सकता है। कैसे प्रूव करा जा सकता है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहाँ पर आएगी, हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी 90 डिग्री, जब ओमेगा टी यानी कि जो हमारा एंगल है जब वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से जब हमने प्रोजेक्शन डाला तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो हमने कहा सही कह रहे थे, तो 90 डिग्री आ गया एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये कह के फिर हमने कहा कि इधर ही वेव फॉर्म में यहीं पर लिख देंगे π/2, ये ओरिजिन है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब प्रोजेक्शन डाला तो कहाँ मिल रहे हो आप ओरिजिन पर जाकर मिल रहे हो, यहाँ से प्रोजेक्शन डाला तो आप कहाँ मिल रहे हो, आप यहाँ पर 90 डिग्री वाले एंगल वाले पॉइंट पर मिल रहे हो, समझ गए। जैसे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अब यहाँ से प्रोजेक्शन डालने शुरू करें, इधर से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ गया, इधर से परपेंडिकुलर डाला यहाँ गया, यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप यहाँ मिलेंगे, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 180 डिग्री। तो इसीलिए आप जब वेव फॉर्म देख रहे होंगे NCERT बुक में देखो या ऐसा बुक में देखो, कहीं पर भी देखो, वहाँ पर आपको एंगल पाई लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, भाई ये एंगल बन कहाँ पर रहा है, ये π/2 है कैसे, ये पाई है कैसे, समझ गए कैसे है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये क्यों नहीं एक्सप्लेन करा जाता, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक 11th क्लास में ऑसिलेशंस और वेव्स में, वहाँ पर वो लास्ट तक जाते जाते बच्चे भी थक जाते हैं, टीचर भी थक जाता है, वो कहते हैं हाँ भाई कर लो इसको अपने आप, बच्चे भी अपने आप करके चले जाते हैं उसको। और 2 साल पहले तक तो सिलेबस में भी नहीं था, सिलेबस में भी नहीं था, ठीक है, लास्ट ईयर था सिलेबस में, ऑसिलेशन भी था, वेव भी था। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वाला प्रोजेक्शन इधर जाएगा, ये रेडियस थोड़ा बड़ा बन गया, इस वजह से लाइन टेढ़ी जा रही है, नहीं तो परपेंडिकुलर ही दिखती, ठीक है। तो यहाँ वाला प्रोजेक्शन यहाँ, अच्छा ये वाला बता दो, क्वाड्रेंट तो सबको पता ही है, ये क्या है 3π/2, तो इसलिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 3π/2, और इसी तरह से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 2π। तो हम ये करते हैं कि कहते हैं कि जब एक वेव ने पूरी अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, तो एक सर्कल ने पूरा का पूरा अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को कि अगस्त के महीने में इतनी सेल हुई, जुलाई के महीने में इतनी सेल हुई, है ना, तो ये जो सेल्स हैं, हम उन सेल्स फिगर्स को मंथ और अमाउंट, मतलब क्या रेवेन्यू है ना, वो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दिखाकर प्लॉटिंग करते हैं, तो ये वही चीज़ है कि आपने इसको सर्कुलर प्लेन पर प्लॉटिंग करके दिखा दिया एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को। तो ये चीज़ जो है, ये अब मैं आगे आपको बताऊंगा, ये अब मैं आगे आपको बताऊंगा फेजर और फेजर डायग्राम में। तो एक एक करके हम सर्किट उठाएंगे और उन सर्किट का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो हमको देखना है। ये समझ में आ गया कि किसी भी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में मैंने समझाया क्या है, वो सुन लीजिए। आपको क्या करना है पेपर में, जनरली जिनको नहीं भी पता है वो बच्चे सिर्फ इस चीज़ को रट कर जाते हैं, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, 180, ये 270 और ये 360, चल भाई आगे, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको इसकी कि आप इसको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाकर बताओ, ठीक है। पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एंगल्स हमने इस तरह से क्यों लिए, ठीक है। हम मैं आगे चल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, अगला टॉपिक है हमारा। तो इसमें एक चीज़ और बतानी है, बस एक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। यहाँ तक जो आपने करा है, इसके आगे की कहानी चाहे तो नोट कर लो चाहे मत करो, लेकिन ये डायग्राम बना लेना जो मैं अभी बनवा रहा हूँ। ये है एक फेजर डायग्राम।
अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो रेडियस है पूरा का पूरा, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, है ना, किसी की भी करंट की या ईएमएफ की। मैंने कहा चलो ईएमएफ है, इसको मैंने बोल दिया ई नॉट बोल दिया। इसी के अंदर अच्छा ये जो ई नॉट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड ओमेगा टी। ठीक है, एंगल ही है, बस ये याद रखिए कि इसको यहाँ इसमें करंट की फॉर्म में इसको फेज बोल देते हैं। फेज मतलब एंगल, ठीक है। कभी सुना है कि लाइट का एक फेज चला गया दूसरा फेज आ रहा है? सुना है? गली मोहल्लों में होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं भी छोटा था तो मैं भी सुनता था एक फेज चला गया जी, दूसरा फेज आ रहा है, और दूसरे फेज में वोल्टेज नहीं है उतनी बढ़िया, तो बल्ब बहुत धीरे धीरे टिमटिमा रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता था कि लाइट आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, ऐसा लग रहा है, इतना धीमी लाइट चल रही है। फिर शोर बच जाता था गली में, वो आ गया दूसरा फेज आ गया, दूसरा फेज आ गया। तो दूसरा फेज आ गया मतलब सही एंगल पर आ गई, मतलब अगर एंगल बढ़िया बनेगा तो हमको पीक वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो बल्ब हमारे अच्छे से चलेंगे, फैन अच्छे से चलेगा। समझाऊंगा भी ढंग से इसको। तो फेज का मतलब एंगल है, ठीक। अब आगे चलते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन से भी पूछा था जब मैं छोटा था कि फेज होता क्या है। उसने कहा लाइट में टुकड़ों में आती है, एक टुकड़ा आ गया दूसरा नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब तक बड़ा होता गया तब तक यही समझता रहा, फिर जब पढ़ा तब मैंने कहा अच्छा फेज तो ये होता है, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद हम ये कहते हैं, हमेशा एक चीज़ हम देखेंगे कि जब भी मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज की वैल्यू, जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आएगी, ठीक है। करंट हमेशा वोल्टेज से कम ही आएगा, करंट ज़्यादा नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है कि अगर मैं ई नॉट की बात करूँ, ई नॉट इज जस्ट लाइक वी, है ना, और आई नॉट करंट हो गया इंटू आर। तो सीधी सी बात है, आई नॉट में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रेसिस्टेंस को, जो घर में जितना रेसिस्टेंस हो रहा है, आई नॉट में रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ईएमएफ आएगा, तब जाकर वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर वाली वैल्यू, वो बड़ी आएगी और करंट की कम आएगी। तो इसका मतलब वोल्टेज का सर्कल भी बड़ा बनेगा और करंट का सर्कल छोटा बनेगा, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के कंपैरिजन में कम आएगी, हमेशा कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई करंट जो है ना, करंट यहाँ लाई करता है, चलो मैक्सिमम वैल्यू में करंट की यहाँ पर ले ली। ऐसे तो कहीं भी ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इसके रेडियस पर, इसके सर्कमफ्रेंस पर कहीं कर लो, आपको आई नॉट मिलेगा। मैंने इधर दिखा क्यों दिखा रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बताऊँगा। तो हमने ये कहा कि जो आई नॉट है, इस आई नॉट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आई है ना, यहाँ से और यहाँ तक वाली, ये हमारी आई आ गई। आई सिर्फ आई को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इस इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू कितनी है, आई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ई नॉट लिया, तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी ईएमएफ की, ई की, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हमारा जो करंट है, वो ईएमएफ से थोड़ा आगे चल रहा है, ठीक है। अगर हम ग्राफ इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो हमने क्या करा, करंट को देखा तो ये फाई लिख दिया मैंने इस एंगल में, मतलब ईएमएफ में और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। तो जब हम बनाएंगे डायग्राम, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते वक्त हमको क्या दिखाई देगा कि भाई फेज डिफरेंस कितना है। हम ये कहेंगे भाई फेज डिफरेंस फाई है, किस में, करंट में और वोल्टेज में, फाई का फेज डिफरेंस है। तो हम ना दो टर्म्स यूज़ करेंगे। अगर करंट, और हमेशा हमें चलना किस तरीके से है, हमेशा हमें ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। आप मैथ्स में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो जब आपका करंट वोल्टेज से आगे जा रहा है तो आप एक टर्म यूज़ करेंगे, करंट इज लीडिंग अहेड ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। एक ये टर्म यूज़ करेंगे, लीडिंग अहेड ऑफ द वोल्टेज बाई अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, ये बोलेंगे। अच्छा, किसी केस में, जैसे कैपेसिटर का मैं केस करूँगा, तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, ये करंट वोल्टेज से पीछे रह जाएगा।
तो करंट जब वोल्टेज से पीछे रह जाएगा और वोल्टेज आगे चली जाएगी तो हम ये कहेंगे करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है। और वो जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, उस एंगल को फेज डिफरेंस लेंगे और उसको जनरली हम फाई लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर बस 2 लाइन लिख लीजिए, एक लिखिएगा सपोज द ऑल्टरनेटिव, और ये ऐसे ही नहीं बना दिया, ये ऐसे ही नहीं बना दिया, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये मैं आपको बताऊंगा रेसिस्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इंडक्टिव सर्किट में कैसे बनेगा, कैपेसिटिव सर्किट में कैसे बनेगा, आरएलसी में कैसे बनेगा, और वो आप ना बड़ी मतलब मज़ेदार कहानी की तरह समझ जाओगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सपोज an alternating EMF and current in a circuit are given by an alternating EMF and current in a circuit करंट इन अ सर्किट आर गिवन बाई, और ये जो टॉपिक है ना ये अभी बताता हूँ, आप लोग 12th में हैं तो कुछ बच्चे हो सकता है नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लें और कुछ बच्चे हो सकता है बीटेक में एडमिशन ले लें। तो बीटेक की किसी भी ट्रेड में आप चले जाएंगे फर्स्ट ईयर में, आइदर इन फर्स्ट सेमेस्टर और इन सेकंड सेमेस्टर, आईआईटी में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ जो वो हैं जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैकेनिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पीछा नहीं छूटने वाला, ये बता दूंगा। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मैथ्स भी होती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पीछा नहीं छूटने वाला। तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आप किसी भी ट्रेड में बीटेक कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आएगा उसमें आप ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में करना ही होगा, इसे पास करना ही होगा। आप कोल माइन इंजीनियरिंग में भी चले जाएं तब भी करना है। और समझ जाएंगे कि करना है क्यों, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है ना, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मैकेनिक्स, ये सारी सब चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं, तो इसलिए आइडिया होना ज़रूरी है। चलिए जी, अब आप देखिएगा कि are given by E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। तो भाई ये हमने ऐसे बता दिया कि ये जो E naught है, ये जो E naught है, ये कैसे एंगल किस तरीके से बना रहा है, ये sin omega t, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब इस फेजर डायग्राम से इसको थोड़ा और समझ लीजिए। भाई ये जो है एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर हम टाइम दिखाते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, आइदर करंट और ईएमएफ, ये 2 चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बता दो जरा। इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वाई एक्सिस पर ही तो दिखा रहे हैं ईएमएफ को, तो ईएमएफ आ गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, समझ गए। इसी तरीके से अब करंट की बात करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, बताओ भाई, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई यहाँ लिखेंगे हियर current I is leading ahead, here current I is leading ahead of EMF E by a phase difference of phi plus, वो उससे फाई एंगल आगे जा रहा है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस कितना है, फाई। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो क्या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नहीं समझा नहीं। मतलब पहले का करंट ईएमएफ को लीड कर रहा है, तो करंट पहले फ्लो कर रहा होगा सर्किट। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। ये कैपेसिटर का केस है,
कैपेसिटर में हमेशा थोड़ा सा करंट सेव रह जाता है, ज़रा सा करंट सेव रह जाता है, तो आप स्विच ऑन करने से पहले भी झटका लग सकता है कैपेसिटर में, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, फ़ैन के कंडेंसर जनरली ख़राब हो जाते हैं हर बार गर्मियों में, ठीक है, हमेशा ख़राब हो जाते हैं। अब आप कंडेंसर मार्केट में लेने जाओगे, यहाँ और शिमला की मार्केट है, वहाँ से ले लोगे, ठीक है। तो जो दुकानदार है, दुकानदार कैसे चेक करके दिखाएगा उसको, वो कैपेसिटर निकालेगा, वो कंडेंसर होता है 30 रुपये का, 25 से 30 रुपये का मिलता है, वो उसके दोनों तारों को आपस में टच करता है, स्पार्क जनरेट होती है, हाँ भैया लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पहले से करंट स्टोर है, कोई बैटरी नहीं है उसके अंदर। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर चार्ज थोड़ा सा स्टोर रह जाता है, कितना भी ड्रेन करवा लो थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर रह जाता है। और आप ये सोचोगे कि मैं उसको छू कर देख लूँ, तो किसी में ज़्यादा तेज झटका लग सकता है, किसी में हल्की हल्की बुदबुदी सी होती है, उसके यहाँ कुछ है, कुछ मीठा मीठा सा करंट लग रहा है, ऐसा ये होता है। तो करंट जो है वो आगे वो लीड तभी करता है जब कैपेसिटर का केस है, मैं अभी करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाइए जी मेन मुद्दे पर, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, हेडिंग डालिएगा। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। हम एक ऐसे एसी सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस ही होगा। तो हमें तीन चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, एक तो रेजिस्टेंस आर, एक इंडक्टेंस एल और एक कैपेसिटेंस सी। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एल है ये कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना, जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो सिर्फ एल बोलेंगे उसको। तो कैपेसिटेंस सी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ दिया था, ठीक है। अब इनके फेजर डायग्राम वगैरह बनाकर करेंगे, साथ साथ ही कर लेंगे, आज बस हेडिंग डाल कर ही छोड़ दीजिए बस, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक बार पढ़ लेना ढंग से, और जो वीडियो शेयर करूँगा वो वीडियो कल देख कर आना, आपको बढ़िया लगेगा, टॉपिक आसान है, फटाफट निपट जाएगा, ठीक है। बस ये इतना कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्लास कल ले सकता हूँ, वही 6:30 और 7 बजे के बीच में मैसेज डाल दूँगा, ठीक है ना।